चलो देखो बोर्ड पे। तो हम लोग पढ़ रहे थे कल रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में। पार्ट वन पढ़ चुके थे। आज हमें पार्ट टू पढ़ना है, क्योंकि उनकी काव्य और रचना पढ़ चुके थे। निबंध बाकी था, आलोचना बाकी था, पुरस्कार बाकी था, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य बाकी थे। तो आज इसको कंप्लीट करके पूरा कंप्लीट कर लेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी को। उसके बाद हम पढ़ेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, और माखनलाल चतुर्वेदी। ये दो और है इम्पोर्टेंट। उसके बाद हम लोग का ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो काव्य स्टार्ट होगा प्रेम माधुरी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो इनका जन्म की अगर बात किया जाए तो जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था, सिमरिया गांव, बिहार, ठीक है, बिहार में हुआ था, मुंगेर जिला। इनके पिताजी का नाम था बाबू रवि सिंह। अगर बात किया जाए कि माता जी का नाम तो मनरूप देवी था। अगर पत्नी की बात किया जाए तो क्या नाम था? श्यामवती देवी था। अगर बात किया जाए कि ये कौन सी विधा में लिखते थे, गद्य और पद्य यानी कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, संस्मरण, ये सब इन्होंने क्या किया था, लिखा था। यात्रा भी लिखा था, यात्रा वृत्तांत भी। अगर मृत्यु की बात किया जाए तो 1974 ईस्वी में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अब इनकी रचनाएं की अगर बात किया जाए तो बहुत ज्यादा रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं। तो कौन कौन सी रचनाएं था? रेणुका था, हुंकार था, रसवंती था, कुरुक्षेत्र था, सीपी और शंख था, इतिहास के आंसू थे, ठीक है, धूप और धुआं था, ठीक है, चक्रवात थे, नीम के पत्ते था, रश्मिरथी था, नील कुसुम था, दिल्ली था, उर्वशी थे, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें, हारे का हरिराम, ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट था। अब आगे हम लोग अगर बढ़ जाएं तो आगे बढ़ने के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ना था, इनका महाकाव्य। तो महाकाव्य की अगर बात किया जाए तो क्या कौन सा महाकाव्य है दिनकर जी का? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र नहीं है, कुरुक्षेत्र है, ठीक है, जिसमें महाभारत की कथा का वर्णन किया गया है। और कौन सा कथा? तो जो महाभारत में भगवान विष्णु है, विष्णु बोले श्री कृष्ण, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण जो क्या सुनाते हैं, गीता उपदेश, उसी की बातें की गई है गीता के बारे में, ठीक है। अन्य काव्य रचना की बात किया जाए तो बारदोली विजय था, धूप छां था, मिर्च का मजा था, सूरज का काव्य था, आत्मा की आंखें, रश्मि लोक, संचयिता। यात्रा यात्रा साहित्य की बात किया जाए तो इन्होंने देश विदेश यात्रा साहित्य किया था। अब आते हैं हम लोग इनकी कविताएं था कि निबंध था, इसके बारे में पढ़ना था। हाँ, तो कविता था इनकी क्या, कैंची और तलवार, अनल किरीट, ठीक है, दिल्ली, हिमालय के प्रति, कविता की पुकार, ये सब इनकी कविता थी। नारी, मनुष्य, मानवती, ये सब इनकी कविताएं थी, ठीक है। काल। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़कर इनका निबंध, रामधारी सिंह दिनकर का निबंध देखते हैं कौन कौन से हैं, क्योंकि निबंध से क्वेश्चन आता ही आता है, इससे बच नहीं सकते हैं। रामधारी सिंह दिनकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी फैक्ट नहीं छोड़ना है इनसे, क्योंकि ये पेपर में जरूर आएंगे। तो पहला निबंध है मिट्टी की ओर। पहला क्या है? मिट्टी की ओर, ठीक है। अगर दूसरा की बात किया जाए, दूसरा निबंध की बात किया जाए, अर्धनारीश्वर, एकदम इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक ही नहीं है कि ये पेपर में ना है। अर्धनारीश्वर ये बहुत बार पूछा गया है, अर्धनारीश्वर के रचयिता कौन है? तो दिनकर जी है। ये क्या है अर्धनारीश्वर? तो एक निबंध है, ठीक है। वेणुवन, वेणुवन, ठीक। अगर चौथे की बात किया जाए तो रेती के फूल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेती के फूल, रेती के फूल। अगर अगला बात किया जाए तो वट पिपली, ये भी इंपॉर्टेंट है, वट पिपली, वट पिपली, ठीक। यहां तक हो गया। धर्म, नैतिकता और विज्ञान, अगला है धर्म, नैतिकता और विज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो ईसिया तू ना गई मेरे मन से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईसिया तू ना गई मेरे मन से, ये किसी के मन से अगर चला जाए
तो किसी का किसी के साथ बैर ही नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं, कोई समस्या ही नहीं। ईर्ष्या मतलब क्या होता है? जलन। क्या होता है? जलन। तो ईर्ष्या मतलब क्या होता है? जलन। अगर तुम्हारे अंदर से क्या हो जाए? ईर्ष्या खत्म हो जाए, यानी जलन खत्म हो जाए, तो किसी का किसी के साथ कोई बैर नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई किसी का कोई दुश्मन नहीं। तो ये बहुत अच्छा है। ईर्ष्या न तू गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर जी का। इसमें बताया गया है कि अगर आप ईर्ष्या क्या कर दे, यानी बैर, दुश्मनी, जलन खत्म कर लें, तो क्या हो जाएंगे? आपका किसी 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 से भी इस जमाने में कोई बैर नहीं रहेगा, और अपना जो सात्विक जीवन है वो आसानी से क्या कर लेंगे? जी लेंगे। ठीक है, ईर्ष्या न तू गई मेरे मन से। अब इसके बाद जो है ये तुम लोग का फेवरेट है। ठीक है, मेरा फेवरेट नहीं है, ये तुम लोग का फेवरेट है। हाँ, तो अगला है विवाह की मुसीबतें। नहीं नहीं, हम लोग की फेवरेट नहीं है। विवाह की मुसीबतें। तो विवाह की मुसीबतें है यह अगला निबंध। ठीक है, विवाह की मुसीबतें अगला निबंध है तुम लोग का। अगर बात किया जाए इसमें कौन, हाँ, विवाह की मुसीबतें अगर बात किया जाए कि कौन कौन सा इसमें से फेवरेट है, फेवरेट कहते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन पूछने वाला है, तो ये दूगो, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वॉट पिपली भी इंपॉर्टेंट है, ईर्ष्या न गई तू मेरे मन से इंपॉर्टेंट है, विवाह की मुसीबतें भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ ये इनका क्या था? रामधारी सिंह दिनकर का निबंध था। अब निबंध के बाद थोड़ा आते हैं आलोचना। क्या आते हैं? इन्होंने कौन कौन सा आलोचना किया है उसके बारे में जान लेते हैं। आलोचना में ये लिखे हैं काव्य की भूमिका। पहला आलोचना क्या है इनकी? काव्य की भूमिका। काव्य की भूमिका इनकी आलोचना है। पढ़ लो ढंग से, बहुत ज्यादा फायदे में रह जाओगे। हाँ, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, यानी अच्छे से पढ़ लोगे तो पेपर में अच्छे से कर लोगे, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगा, रोओगे कि काश पढ़ लिए होते। हाँ, पछतावा होगा, क्योंकि इतना सब कहीं पे मिलेगा नहीं, ये कोई लिखवाएगा भी नहीं। तो पंत प्रसाद, पंत मतलब जयशंकर, प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद, पंत मतलब सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, और मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। कि इन्होंने क्या क्या था, इन पर, इन लोगों पर की आलोचना लिखा था। ठीक है, आलोचना मतलब कि जो इनके क्या बोलते हैं, काव्य में, गीत में या किसी भी चीज में कोई कमी हो तो उसको बताया था कि ये कमी थी, इसको दूर कर देना चाहिए। हाँ, तो कुछ कमी बताया। हाँ, नेक्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है शुद्ध कविता की खोज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शुद्ध कविता की खोज, बहुत बार पूछा गया, शुद्ध कविता की खोज। ये स्टार वाला क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, इसको तोता की तरह रट मारने वाला क्वेश्चन है। तो लिख लो, शुद्ध कविता का खोज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार वाला क्वेश्चन है। ठीक है, शुद्ध कविता की खोज। अब अगला हेडिंग डालो, संस्कृत पर आधारित निबंध। संस्कृत नहीं है, संस्कृति है, संस्कृत अलग हो गया। संस्कृति, संस्कृति मतलब कल्चर, यानी दिवाली, छठ, दशहरा, होली, ये सब क्या है? हमारे संस्कृति है, यानी पूर्वजों के द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। तो संस्कृति, संस्कृति, सांस्कृतिक विषयों पर, विषयों पर आधारित निबंध। तो सांस्कृतिक विषय पर इन्होंने एक निबंध लिखा है, बहुत ज्यादा फेमस है इनका निबंध, ये बहुत बार पूछा गया है निबंध। तुम्हारे सीरीज में, बुक में भी दिया होगा कि संस्कृति के 4 अध्याय। इनका निबंध क्या है? संस्कृति के 4 अध्याय। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संस्कृति के 4 अध्याय। तो 4 अध्याय क्या है? पहला क्या था इसमें, इसको 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला अध्याय में क्या बताया गया है, जब आर्य भारत आए थे, जब आर्य, तो देखो जी, संस्कृति के
4 अध्याय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला अध्याय की बात किया जाए संस्कृत के 4 अध्याय में, तो भारत में आर्य कब आए थे, ये पहला बात पहले में बताया गया है। और दूसरा में गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के धर्म का प्रचार। जो दूसरा अध्याय है, ये 4 भागों में बांटा गया है ना संस्कृत के 4 अध्याय। पहला अध्याय में आर्य भारत कब आए थे, दूसरा अध्याय में गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के जीवन का वर्णन किया गया है, तीसरा अध्याय में इस्लाम का भारत में आना यानी मुस्लिम धर्म भारत में कब आया था उसके बारे में बताया गया है, और चौथा अध्याय में यूरोप वासियों का भारत आना, जो यूरोप के लोग थे वो भारत आए हैं उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, और इसी में हिंदू मुस्लिम का एकता भी हुई है। ठीक है, अब इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, तो पुरस्कार का अलग से वो बढ़ाएंगे तो बताएंगे। ठीक है, अब इनका संस्मरण का बात किया जाए तो है नीचे लिख लिखा है। हाँ? संस्मरण की अगर बात किया जाए, इन्होंने कौन सा संस्मरण लिखा है, तो संस्मरण लिखा है साहित्यकारों और नेताओं का संस्मरण, साहित्यकारों और नेताओं का संस्मरण। ठीक है, ये इनका संस्मरण है, साहित्यकारों और नेताओं का संस्मरण। ठीक है, एक अगला है लोकदेव नेहरू, ये पहला है, दूसरा है लोकदेव नेहरू, लोकदेव नेहरू। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ, सुनाई दे दिया, लोकदेव नेहरू इनका दूसरा संस्मरण है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ। अब इन्होंने एक डायरी भी लिखा है, क्या लिखा है, डायरी, जो तुम लोग का फेवरेट है। डायरी इन्होंने लिखा है दिनकर की डायरी, क्या लिखा है, दिनकर की डायरी। हाँ, चीजें यहाँ तक क्लियर हो गया। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की बात किया जाए तो निबंध है मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, वेणुवन, रेती के फूल, वट पिपली, धर्म, नैतिकता और विज्ञान, इसया न तू गई मेरे मन से, विवाह की मुसीबतें, ये सारी के सारी निबंध है। आलोचना की बात किया जाए तो काव्य की भूमिका, पंत, प्रसाद और मैत्री शरण गुप्त, शुद्ध कविता की खोज। संस्कृत विषय पर आधारित निबंध है, संस्कृति के 4 अध्याय। संस्मरण की अगर बात किया जाए तो साहित्यकारों और नेताओं का संस्मरण है और लोकदेव नेहरू है। अगर डायरी की बात किया जाए तो दिनकर की डायरी है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ। तो इसको मिटाते हैं हम लोग, अब आते हैं थोड़ा सा पुरस्कार महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानते हैं, उसके बाद पुरस्कार देंगे इनको। ठीक है, मिटा दे इसको। हेडिंग डालो महत्वपूर्ण तथ्य, थोड़ा इनके बारे में महत्वपूर्ण जो चीजें उसके बारे में जान लेते हैं रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। पहला पॉइंट के बारे में कि ये आधुनिक जगत में, हाँ मान आज के डेट में ये आधुनिक जगत में
यहाँ तक हो गया। वीर रस के श्रेष्ठ कवि के रूप में जाने जाते हैं। वीर रस मतलब जिसमें वीरता की बात की गई है, ठीक है। वीर रस के श्रेष्ठ कवि यानी अच्छे कवि, सबसे ज्यादा अच्छे कवि, श्रेष्ठ कवि के रूप में जाने जाते हैं। पहला पॉइंट इनके बारे में कि दिनकर जी को आधुनिक जगत में वीर रस का सबसे बेहतर कवि कहा गया है या माना गया है, ठीक है। दिनकर जी को अनल का कवि, अनल का कवि, बनल नहीं है, अनल है, इस बात का ध्यान रहे, मतलब बनल करा दिया लो तो गड़बड़ हो जाए। अनल का कवि, ठीक है। द्वितीय राष्ट्रीय कवि, द्वितीय राष्ट्र कवि, पहला राष्ट्र कवि किसे कहा गया है, कौन बताएगा। द्वितीय मतलब सेकंड है, हा? नहीं, मैथिली शरण गुप्त जी को पहले राष्ट्र कवि की उपाधि मिला था, भारत दुर्दशा पे महात्मा गांधी ने दिया था। पढ़ा चुके हैं, याद करके रखा करो, कब पूछा जाएगा कोई ठीक नहीं है। हाँ, अनल के कवि, द्वितीय राष्ट्रीय के कवि, ठीक है। महज डिप्टी राष्ट्र कवि, महज डिप्टी राष्ट्र कवि, ठीक है। महज डिप्टी राष्ट्र कवि, अधैर्य का सूर्य, अधैर्य का कवि, अधैर्य का सूर्य नहीं, अधैर्य का कवि, एवं समय सूर्य, समय सूर्य, समय सूर्य अगेय ने कहा था, किसने बोला था, अगेय ने। सचिदानंद हीरा आनंद वात्सयन अगेय, ठीक है, अगेय ने कहा था, अगेय ने कहा, हाँ ठीक है, ठीक। अगला लिखो, आग और राग का कवि, आग और क्या, बता रहे हैं, पेशेंस रखिए। आग और राग का कवि, ठीक है, कहा जाता है। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि दिनकर जी के कई नामों से पुकारा गया है। अनल का कवि कहा गया है, द्वितीय राष्ट्र कवि कहा गया है, महज डिप्टी राष्ट्र कवि कहा गया है, अधैर्य का कवि कहा गया है, समय सूर्य कहा गया है, आग और राग का कवि कहा गया है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, अनल का कवि किसे कहा गया है, ठीक है। हाँ, द्वितीय राष्ट्र कवि किसे माना गया है, आग और राग का कवि किसे माना गया है, हाँ, आग और राग किसको माना कहा गया है, अधैर्य का कवि किसे कहा गया है, समय सूर्य, बुझा गई। हाँ, तो यही क्वेश्चन आ सकता है। तो ये इनके उपनाम थे, क्या था, ये सारे इतने उपनाम थे, यानी उर्फ में, ठीक है। यहां तक हो गया। अब लास्ट सम्मान और पुरस्कार, अब इनको सम्मान देंगे और पुरस्कार भी देंगे। पुरस्कार, तो कौन कौन से रचना पर कौन कौन सा पुरस्कार मिला है, थोड़ा देख लेते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी को। हाँ, तो संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय
पर इनको पर इनको पर इनको 1959 ईस्वी में 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है या मिला है, ठीक है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी को संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कब? 1959 ईस्वी में। ठीक, कब मिला था? 1959 ईस्वी में। कौन सी रचना के लिए? संस्कृति के 4 अध्याय के लिए, ठीक है। ये समझ में आया यहाँ तक? आगे लिखो दूसरा, उर्वशी, बहुत ज्यादा मस्त कहानी है उर्वशी का। उर्वशी और पुरूरवा की कहानी। हाँ, जो स्वर्ग से आती है धरती पर राजा पुरूरवा के लिए। राजा खूब अमीर व्यक्ति रहता है, पूरा विश्व जीत लिया रहता है, लेकिन एक क्या बोलते हैं, औरत, लड़की नहीं बोलोगे, औरत या लड़की समझ लो, उसके चक्कर में अपना सब कुछ बिलवा देता है। उसके पास कुछ भी नहीं रहता है, सारा का सारा खत्म हो जाता है। तो ये इतिहास है कि शुरू से लोग किसके ऊपर बर्बाद होते आए हैं, कभी उर्वशी के ऊपर, कभी मेनका के ऊपर, कभी किसी के ऊपर। तो ये इतिहास पहले भी सत्य था, आज भी है, आगे भी रहेगा। हाँ, तो बचना है तो जितना ज्यादा दूर रहोगे उतना ज्यादा सेफ रहोगे। तुम्हारा धन दौलत से लेकर हर एक चीज सेफ रहेगा। हाँ, लोग चले जाते हैं, क्या वो जाना जरूरी नहीं है, ये लोग धीरे धीरे क्या होते हैं, चले जाते हैं। हाँ, तो अट्रैक्शन एक ऐसी बीमारी है कि इंसान को कभी भी अपने गिरफ्त में ले सकता है, और ये चीज साइकोलॉजिकल है, इससे कोई नहीं बच सकता है, ठीक है। इससे कोई नहीं बच पाया है, ना बच सकता है। तो ये क्योंकि साइकोलॉजी जब पढ़ोगे तो साइकोलॉजी में क्या बोला गया है कि जब 12 से 13 साल के जब एज पे आ जाओगे या 14 साल में, तो ये ऑटोमेटिक डायरेक्शन चेंज होने लगता है। तो ये ऐसे नहीं है, ये सब जितने भी चीजें है, जितना सब होता है, वो सब का सब रिसर्च करके पहले लिख दिया गया है। तो जो किशोरावस्था है सबसे खतरनाक अवस्था है, स्टेनले हॉल ने कहा था, क्योंकि इसमें लोग सुसाइड तक कर लेता है, कुछ भी कर लेता है, क्योंकि इसमें सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रहता है। ये कब तक? जब तक 25 साल की उम्र में ना आ जाओ। जैसे 25 साल के एज में आ जाओगे तो सोचने समझने की क्षमता फिर से तुम्हारा बढ़ जाएगा, फिर तुम्हें सब समझदारी आने लगेगी, अपने जिम्मेदारी समझ में आने लगेगी, और उससे कम रहोगे, उससे कम में रहोगे तो यही सब दिक्कत होगा। तो उर्वशी क्या है? उर्वशी, उर्वशी कृति पर यानी रचना पर, उर्वशी रचना लिख लो, उर्वशी रचना पर बहुत मस्त कहानी है, राजा पुरूरवा और उर्वशी कहानी पढ़ाएंगे तुम लोगों में है। पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। यहां तक हो गया। 1972 ईस्वी में प्राप्त हुआ। 1972 ईस्वी में प्राप्त हुआ। तो उर्वशी 365 दिन में सिर्फ एक दिन आती थी, सिर्फ एक दिन के लिए। हाँ, 364 दिन इंतजार करते था कौन? पुरूरवा। पगला गए थे इसके चक्कर में, एकदम मेंटल वाला कंडीशन था, पागल हो गए थे इसके चक्कर में। वही उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा है, ठीक है। वो आई रहती है धरती पे, क्योंकि राजा पुरूरवा बहुत शक्तिशाली, बहुत बलशाली, बहुत धनवान, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उनकी बड़ाई सुनकर वो आई रहती है और सारा का सारा सत्यानाश करके चली जाती है। जितना बड़ाई सुनी होती है उतना ज्यादा तमाशा करा देती है। तो उर्वशी बहुत तेज है, मेनका भी तेज थी, उर्वशी भी तेज थी,
और आगे भी बहुत सारे लोग भी तेज मिलेंगे, तो उससे बच कर रहना है। हाँ? तो उनसे बच कर रहना है, ठीक है। यस सर। तो ये हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी है, बहुत महत्वपूर्ण कवि थे। इनके बारे में हम लोगों ने पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया है। तो अगर बात किया जाए तो ये महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, इनके बारे में, तो ये आधुनिक जगत में वीर रस के श्रेष्ठ कवि के रूप में जाने जाते हैं। दिनकर जी को कौन कौन से उपनाम है? अनल का कवि कहा गया है, द्वित राष्ट्र कवि कहा गया है, मौजूटी राष्ट्र कवि कहा गया है, अधर्य का कवि, सूर्य समय, राग आग और राग का कवि कहा गया है। सम्मान की अगर बात किया जाए तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1959 में मिला था। उर्वशी रचना पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में प्राप्त हुआ था। तो हमारे रामधारी सिंह दिनकर पूर्ण रूप से क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं। अगला जो हमारे रचनाकार हैं, जो जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आता ही आता है, तो इनकी जो है अगला सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए समय समाप्त कर दी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद पढ़ने के लिए।